नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। काफ़ी लंबे समय बाद मैं आज कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी आरो भाग 2 का जो दूसरा पाठ है आलोक धनवा, उनकी कविता लेकर आया हूँ आपके सामने। तो इस कविता में हम जो आलोक धनवा की कविता है सिलेबस में पतंग कविता, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक बार हम पतंग कविता का परिचय देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह, कौन सा इनका संग्रह? दुनिया रोज बनती है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, वे सीमाएं हैं जिन्हें बाल मन छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहां छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादो मतलब अंधेरे के बाद के शरद मतलब उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? तो चलिए अब हम आलोक धनवा की कविता का अध्ययन शुरू करते हैं। एक बार हम इसका वाचन कर लेते हैं। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो ये थी आलोक धनवा की पतंग कविता। बहुत ही शानदार कविता है। बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन इसमें किया गया है। जो पतंग वगैरह जो बच्चे उड़ाते हैं उनका इसमें जिक्र किया गया है। कुछ शब्द आए हैं, उनके डिफिकल्ट वर्ड हम देख लेते हैं। जैसे एक तो आया भादो। भादो मतलब जो हिंदी महीना है भाद्रपद, उसके लिए आया है। ये अंधेरे के लिए प्रयुक्त हुआ है, अंधेरे समय के लिए। और शरद जो आया है वो शरद ऋतु मतलब उजाले का प्रतीक है। झुंड का मतलब समूह हो गया। इशारों से मतलब संकेतों से। मुलायम मतलब कोमल। रंगीन मतलब रंग बिरंगी, नाजुक, कोमल, किलकारी, खुशी से चिल्लाना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम इस कविता का जो प्रसंग है वो कुछ इस प्रकार से तैयार करेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग से अवतरित है। इस कविता के रचयिता आलोक धनवा हैं। इस कविता में कवि ने मौसम के साथ प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों और बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया है। बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया है इस कविता के माध्यम से। तो अब हम इस कविता की जो व्याख्या है वो देखते हैं कि
इस कविता की व्याख्या कुछ इस प्रकार से होगी। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा, हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। कवि कहता है कि बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें थी वे समाप्त हो गई। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। क्या कहता है कवि? बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें थी वे समाप्त हो गई हैं। अब बरसात और भादो माह की विदाई के साथ ही, बरसात और भादुआ जिसको हम बोलते हैं, भादवे की या भाद्रपद माह की विदाई के साथ ही शरद ऋतु का क्या हो गया? आगमन हुआ है। अब शरद का प्रकाश फैल गया है। अब शरद का प्रकाश फैल गया है, सवेरा हो गया है। इस समय सवेरे उगने वाले सूरज में खरगोश की आंखों जैसा या आंखों जैसी लालिमा होती है। खरगोश की आंखों जैसी लालिमा होती है सवेरे उगने वाले सूरज में। कब? शरद ऋतु में। शरद ऋतु का प्रकाश फैल गया है और इस समय सवेरे उगने वाले सूरज में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा होती है। कवि शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कह रहा है कि शरद आया पुलों को पार करते हुए। यहां पे मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। कवि क्या कह रहा है कि शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए वह कहता है कि वह अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से, अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए, पुलों को पार करते हुए आ रहा है। कौन? शरद। शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया इन पंक्तियों में कि अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए और पुलों को पार करते हुए शरद आ रहा है या शरद ऋतु आ रही है। वह अपने चमकीले इशारों से बुलाते हुए, वह अपने चमकीले इशारों से बुलाते हुए, चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। कौन? शरद। कौन? शरद ऋतु। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, कि वह मतलब शरद अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। अर्थात शरद ऋतु के आगमन से चारों तरफ उत्साह और उमंग का माहौल बन गया है। कवि क्या कहता है? आगे कवि कहता है कि शरद ने आकाश को इतना मुलायम कर दिया है, कि शरद ने आकाश को इतना मुलायम कर दिया है ताकि पतंग ऊपर उठ सके। ऊपर उठ सके मतलब ऊपर उड़ सके। शरद ने आकाश को इतना मुलायम बना दिया है, इतना मुलायम कर दिया है कि पतंग ऊपर उड़ सके। वह शरद ऐसा माहौल बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज एक मिनट, हाँ, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। यानी बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज व बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग उड़ा सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज मतलब पतंग दुनिया की सबसे पतली कागज से और बांस की सबसे पतली कमानी से बनी हुई पतंग को वो उड़ा सकें। इन पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे सीटियां बजाते हैं, किलकारियां मारने लगते हैं। शरद में चारों तरफ तितलियां भी दिखाई देने लगती हैं। बच्चे भी तितलियों की भांति कोमल व नाजुक होते हैं। बच्चे भी तितलियों की भांति कोमल व नाजुक होते हैं। तो यहां तक का हमने देख लिया। एक बार हम इसका विशेष भी देख लें कि इस प्रकार से इसमें कुछ विशेष के पॉइंट बना सकते हैं हम एग्जाम की दृष्टि से, कि कवि ने यहाँ पर बिंबात्मक शैली में शरद ऋतु का चित्रण किया है। चित्रात्मक शैली में या बिंबात्मक शैली में
शरद ऋतु का वर्णन बहुत ही अच्छा आकर्षक वर्णन किया है। शरद ऋतु का यहाँ पर मानवीकरण भी किया गया था कि वो पुलों को पार करते हुए साइकिल चलाते हुए आ रहा है। बाल सुलभ चेष्टाओं का अनोखा वर्णन किया गया है। उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। खड़ी बोली में यहाँ इस कविता में कवि ने अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है और मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। यहां से देखना कवि क्या कहता है। कवि कहता है कि बच्चों का शरीर कोमल होता है, बच्चों का शरीर जो है वो बड़ा कोमल होता है। जन्म से ही वे अपने साथ कपास लाते हैं। बच्चे ऐसे लगते हैं जैसे कपास किसी नरमी और कोमलता लेकर ही पैदा हुए हों। कपास किसी नरमी और कोमलता लेकर ही पैदा हुए हों ऐसा लगता है। धरती भी उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए क्या रहती है? बेचैन रहती है, लालायित रहती है। वह उनके बेचैन पैरों के पास आती है जब वे बेसुध होकर अपनी मस्ती में मस्त होकर दौड़ते हैं। तब धरती भी उनके पास आती है, पृथ्वी भी उनके पास आती है उनको बचाने के लिए। दौड़ते समय उन्हें छतें भी कठोर नहीं लगती, छतों को भी नरम बनाते हुए। दौड़ते समय उन्हें छतें भी कठोर नहीं लगती है, उनके मुलायम स्पर्श से छतें भी क्या हो जाती हैं? नरम हो जाती हैं। उनके पैरों की आवाज से सारी दिशाओं में मृदंग का मीठा स्वर सुनाई देता है। उनके पैरों की आवाज जब वो भागते दौड़ते हैं तो पैरों से जो आवाज होती है उस आवाज का वर्णन कवि करते हुए कह रहा है कि उनके पैरों की आवाज से सारी दिशाओं में मृदंग का, एक वाद्य यंत्र है, मृदंग का मीठा स्वर सुनाई देता है। वे पतंग उड़ाते हुए झूले की तरह आगे पीछे आते जाते हैं। वे पतंग उड़ाते हुए झूले की तरह आगे पीछे आते जाते हैं। उनके शरीर में डाली की तरह लचीलापन है, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर उनके शरीर में डालियों की तरह, शाखाओं की तरह लचीलापन है। छतों के खतरनाक किनारों तक पतंग उड़ाते उड़ाते वे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। सॉरी, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। कवि क्या कर रहा है कि पतंग उड़ाते उड़ाते वे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। यहां उन्हें कोई बचाने नहीं आता, बल्कि उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचाता है। उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचाता है। इस समय उनका सारा ध्यान कहां होता है? पतंग की डोर के सहारे, पतंग की डोर के सहारे उसकी ऊंचाई पर ही केंद्रित रहता है। पतंग की डोर के सहारे उसकी ऊंचाई पर ही केंद्रित रहता है। ऐसा लगता है मानो क्या कि पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया हो। ऐसा लगता है कि पतंग की ऊंचाइयों ने ही बच्चों को डोर के सहारे थाम रखा हो। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कवि कहता है कि आकाश में अपनी पतंगों को उड़ते देखकर बच्चों के मन भी आकाश में उड़ रहे हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कवि क्या कह रहा है कि आकाश में अपने पतंगों को उड़ते देखकर बच्चों के मन भी आकाश में उड़ रहे हैं। उनके शरीर के रंध्र भी संगीत उत्पन्न कर रहे हैं, उनके शरीर के रोम रोम से संगीत उत्पन्न हो रहा है। ये आप चित्र में भी आप देख सकते हैं। इन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं लग रहा है। उनके शरीर के रंध्र जो है, रोम रोम है, जो छिद्र हैं, उनसे भी संगीत उत्पन्न हो रहा है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से
और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। कवि ने कहा था कि रंध्रों में, उनके रंध्रों में भी संगीत उत्पन्न हो रहा है, अर्थात वे अपनी कल्पनाओं के आकाश में उड़ रहे हैं। कभी कभार वे छतों के किनारों से गिर जाते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। कि कभी कभार वे छतों के किनारों से गिर जाते हैं, परंतु अपने लचीलेपन के कारण से, जो उनके शरीर में जो लचीलापन है उसके कारण से वे बच जाते हैं। तब उनके मन का भय समाप्त हो जाता है। तब उनके मन का जो भय है, डर है, वो समाप्त हो जाता है। वे अधिक जोश के साथ सुनहरे सूरज के सामने फिर आते हैं, अर्थात वे अगली सुबह फिर पतंग उड़ाते हैं। उनकी गति और तेज हो जाती है। पृथ्वी और तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती है। पृथ्वी और तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास में आती है। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, मतलब पृथ्वी और तेज गति के साथ उनके बेचैन पैरों के पास आती है, उन्हें गिरने नहीं देती है। पृथ्वी भी उनकी मदद करती है, उनकी इच्छाओं को पूरा करने में पृथ्वी का भी अहम रोल होता है। ऐसा कवि आलोक धर्मा ने पतंग कविता में हमें बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कविता समझ में आई तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।